हेलो चिल्ड्रन, आज मेधा से पाठ 4 जामुन का पेड़ हम पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं कृष्ण चंद्र। ये उनका चित्र है। जामुन का पेड़ ये लेखक की प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है और ये कहानी सरकारी विभाग की लापरवाही और अपने काम को टालने की आदत पर लिखा गया एक व्यंग्यात्मक कहानी है, जिसमें लेखक ने व्यंग के रूप में, व्यंग कहते हैं हास्य के रूप में, व्यंग के रूप में उन्होंने इस कहानी के माध्यम से सरकारी विभाग के ऊपर एक करारा व्यंग किया है। यानी उस के माध्यम से उन्होंने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि सरकारी विभाग में किस प्रकार से छोटे कार्य को भी टाला जाता है, लापरवाही बरती जाती है, जिस प्रकार से इस कहानी में हमें देखने को मिलेगा। श्री कृष्ण चंद्र द्वारा लिखित प्रस्तुत कहानी उनकी उत्कृष्ट व्यंग्यात्मक लेखन शैली का स्पष्ट प्रमाण है। समाज में व्याप्त संवेदनहीनता और सरकारी कामकाज के तौर तरीकों पर लेखक ने सटीक और तीखा व्यंग कसा है। किस प्रकार से सरकारी विभाग में कामकाज जो होते हैं सरकारी, उनमें कैसे तौर तरीकों से कार्य किया जाता है, उस पर उन्होंने एक प्रकार से व्यंग कसा है। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला, झक्कड़ कहते हैं तेज आंधी को। सेक्रेटरिएट के लॉन में जामुन का पेड़ गिर पड़ा और तेज आंधी चलने के कारण सेक्रेटरिएट का जो लॉन था वहां पर एक जामुन का पेड़ लगा हुआ था, फलदार पेड़ था वह पेड़ गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़कर चपरासी के पास गया। विभाग का जो वहाँ सेक्रेटरी जो थे उनका जो चपरासी था उसके पास गया। उसने इस बात की खबर माली ने चपरासी को दी। तो चपरासी जो था वो दौड़कर क्लर्क के पास गया। क्लर्क को जब पता चला तो वो दौड़कर सुपरिटेंडेंट के पास गया। तो सभी जो लोग थे, इस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पूरे विभाग में जब ये खबर पहुंची तो सभी जो लोग थे वो लॉन में आ गए। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। अब वो जो व्यक्ति गिरा पड़ा था पेड़ के नीचे, थोड़ी ही देर में विभाग के जब सभी लोग वहां उपस्थित हो गए तो वहां भीड़ हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। एक क्लर्क जो कि वहां से अक्सर जामुन खाया करता होगा, ले जाया करता होगा, वो जामुन का पेड़ बहुत अधिक जामुन के फल आया करते थे। उसे बड़ा अफसोस हुआ पेड़ के गिर जाने को। उसने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं इसके फल झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क जो था वो लगभग रुआंसा यानी रोता हुआ बोला। यानी नीचे पेड़ के नीचे जो दबा हुआ व्यक्ति, उसकी हालत पर किसी को दया नहीं आ रही। कोई उस बात को लेकर कि व्यक्ति दब गया है गंभीर नहीं है। यहाँ फल जो खाया करते थे जामुन के पेड़ के, इस बात का उन्हें अफसोस हो रहा है कि पेड़ जो है अब गिर गया है, अब उन्हें जामुन खाने को नहीं मिल पाएंगे। मगर ये आदमी, माली ने जब उन सब क्लर्कों को इस तरह बोलते देखा तो उसने याद दिलाते हुए कहा, मगर ये आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ, ये आदमी, सुपरिटेंडेंट जो कि वहीं खड़े थे सोच में पड़ गए। पता नहीं जिंदा है या फिर मर गया होगा, उन्होंने कुछ संदेह होते हुए बोले। जिसकी पीठ पर इतना भारी पेड़ गिरे वह कैसे बच सकता है? नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबा हुआ व्यक्ति जो था कराकर बोला। यानी वो अभी आशा ही व्यक्त कर रहे थे कि पता नहीं ये व्यक्ति जो है मर गया है या जिंदा है। तभी वो दबा हुआ व्यक्ति बोला कि नहीं, मैं जिंदा हूँ, और वह ये कराते हुए बोला दर्द से। जिंदा है, एक क्लर्क ने ताजुब से कहा, क्योंकि सभी को ये लग रहा था कि शायद ये व्यक्ति मर चुका होगा इतने भारी पेड़ के नीचे दबने के कारण। सबको आश्चर्य हुआ। क्लर्क को उसने कहा, नहीं, ये तो जिंदा है, पेड़ को हटाकर इसे जल्दी निकाल लेना चाहिए। माली ने सुझाव दिया। मुश्किल काम है, पेड़ का तना भारी और वजनी है, एक चपरासी बोला।
क्या मुश्किल है? माली बोला, बस सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे दें, हम सभी मिलकर इस आदमी को निकाल सकते हैं। माली जो था उसे ज्यादा चिंता थी, वो चाह रहा था कि जल्द से जल्द इस व्यक्ति को पेड़ के नीचे से निकाल लिया जाए। हाँ, हम लोग तैयार हैं, सब मिलकर बोले। ठहरो, तभी सुपरिटेंडेंट बोला, मुझे अंडर सेक्रेटरी से पूछना होगा। उसने दूसरे अधिकारी का नाम लिया कि मुझे उनसे पता करना होगा, उनसे पूछना पड़ेगा। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी जो अधिकारी था उसके पास गए। अंडर सेक्रेटरी जो था, जब उसे ये पता चला तो वो अपने सुपर अधिकारी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी को जब ये पता चला तो वो अपने सुपर अधिकारी चीफ सेक्रेटरी के पास गया इस बारे में पूछने के लिए। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता, और इस तरह से उस दबे हुए आदमी को निकालने की फाइल जो बनी वो चलती रही, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास। इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा आया और बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते हैं, हम लोग व्यापार विभाग के हैं और ये पेड़ जो है ये कृषि विभाग के अधीन आता है, इसलिए हम इस पेड़ को हटा नहीं सकते। सुपरिटेंडेंट ने सबको सचेत करते हुए कहा, मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके, यानी ये बहुत शीघ्र कार्य होना है, ये अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग को भेज रहा हूँ। वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। उसने लगभग आश्वासन सा देते हुए कहा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया। खैर वो दिन बीत गया, पूरे दिन कुछ नहीं हो पाया। दूसरे दिन कृषि विभाग के पास जो फाइल भेजी गई थी वहां से उत्तर आया, और वो क्या उत्तर था कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, अतः वही लोग कुछ कर सकते हैं। यह उत्तर पढ़ के अब व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फाइल कृषि विभाग के पास वापस भेज दी और ये समस्या सुलझाना उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोगों की नहीं, ये कहलवा दिया। अब दूसरे दिन भी फाइल जो थी वो चलती रही। फिर शाम को जवाब आया कि यह मामला हम लोग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कौन सा होता है? तो फूलों से संबंधित होता है। क्योंकि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ था, अतः यह मामला हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए अब फाइल जो थी वो इस डिपार्टमेंट में भेजी गई। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात यानी दाल चावल खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था, यानी पुलिस पहरा दे रही थी कि उस पेड़ को ना कोई हटा ना सके या फिर उस व्यक्ति को कोई निकाल ना ले। पुलिस का पहरा भी लगा दिया गया था, इसलिए क्योंकि अब ये फाइल उसकी बन चुकी थी और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रही थी, तो मामला जो था वो अब पुलिस तक पहुंच गया था, इसलिए पुलिस भी वहां लगी हुई थी। और पुलिस की सहमति से जब माली उसको खिलाने आया उस आदमी को दाल भात, तो एक पुलिस कांस्टेबल जो था उसको उस पर दया आ गई, सो उसने दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत यानी अनुमति दे दी थी माली को, और इसलिए माली जो था वह उस आदमी को, दबे हुए आदमी को दाल भात यानी दाल और चावल खिला रहा था। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है और उम्मीद है कल तक फैसला भी हो जाएगा। दबा हुआ आदमी यह सुनकर कुछ ना बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है, यानी तुम्हारा कोई उत्तराधिकारी है, तुम्हारा कोई परिवार का कोई सदस्य है तो उसका पता बता दो, मैं उन्हें तुम्हारे विषय में खबर कर दूंगा। मैं लावारिस हूँ, आदमी बोला। वह आदमी बोला कि उसका कोई भी नहीं है, वो अकेला ही है। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बड़ा व्यंग्यपूर्ण जवाब आया। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने लिखा था, आश्चर्य है, हम लोग पेड़ लगाओ स्कीम चला रहे हैं और हमारे देश के सरकारी अफसर पेड़ काटने का सुझाव दे रहे हैं, और वह भी फलदार जामुन के पेड़ को। हमारा सरकारी विभाग वृक्ष काटने की इजाजत नहीं दे सकता। इस तरह का बड़ा ही व्यंग्यपूर्ण जवाब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से आया।
अब क्या किया जाए? एक मन चला जो था, जिसको थोड़ी शरारत सूझ रही थी, उसने कहा, अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल दिया जाए। यह सुनकर जो दबा हुआ आदमी था वो बोला, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। लेकिन उस मनचले ने कहा, आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ कि अगर इस आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए तो इसे फिर से जोड़ा जा सकता है प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। अब जब ये विचार आया कि इस तरह से इस आदमी को काट कर निकाल सकते हैं और फिर उसको सर्जरी से जोड़ा जा सकता है, तो उस फाइल जो थी उसको मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने तुरंत एक्शन लिया। उसने योग्य प्लास्टिक सर्जन जो थे उसको छानबीन के लिए भेजा कि वो जाए और पता करे सारी बातचीत क्या है क्या नहीं, उस विषय में जानकारी ले। जो सर्जन था जब वह आया तो उसने दबे हुए आदमी की अच्छी तरह से जांच करके अपनी रिपोर्ट बनाई और उसे भेजी। और उसमें लिखा था कि ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी हो सकता है, लेकिन आदमी मर सकता है। ये भी संभावना है कि आदमी मर भी जाए। ऑपरेशन तो सफल हो जाएगा लेकिन आदमी उसमें मर सकता है। इसलिए जब ये सवाल आया कि आदमी मर सकता है तो फिर इस फैसले को रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी को खिचड़ी खिलाते हुए बताया कि अब मामला जो है ऊपर चला गया, यानी ऊपर डिपार्टमेंट में चला गया है और उम्मीद है कि सब काम अब ठीक हो जाएगा। दबा हुआ जो आदमी था वह एक आह भरकर बोला, यह तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। जब माली ने उसे ये उम्मीद दिलाई कि सारा काम ठीक हो जाएगा, तो उसकी बात सुनकर जो दबा हुआ आदमी था वो थोड़ा शायराने अंदाज में बोला कि ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, यानी तुम हमसे शिकायत नहीं करोगे, हमारे ध्यान ना रखोगे, लेकिन अगर तुमने हमारा ध्यान नहीं रखा तो हम खाक हो जाएंगे, यानी इस संसार में शायद ना रहेंगे। माली ने जब इस शायराने अंदाज को सुना तो वह चकित हो गया और बोला, क्या तुम शायर हो? आदमी ने वो कहा, हाँ। बस दूसरे दिन माली ने ये बात चपरासी को बताई कि दबा हुआ व्यक्ति तो कवि है, शायर है। और चपरासी ने ये बात क्लर्क को बताई और थोड़ी ही देर में ये खबर जो थी चारों ओर फैल गई और शाम होते होते सेक्रेटरीट के लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया। यानी बात जो थी कवियों तक भी पहुंची और कवियों को पता चला कि उनका कवि भाई पेड़ के नीचे ऐसे इस प्रकार से दबा हुआ है। तो कवि जितने थे वो सब तरह तरह के कवि जो थे वो वहां आ पहुंचे और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण बन गया। यह सूचना सेक्रेटरीट तक पहुंची तो कमेटी ने फैसला लिया, चूंकि दबा हुआ व्यक्ति जो है, आदमी जो है, वो एक कवि है, इसलिए इस फाइल को और इस फाइल का जो संबंध है अब कल्चरल डिपार्टमेंट से है। अब फाइल जो है उसे कल्चरल डिपार्टमेंट के पास पहुंचा दी गई। वहां अनेक विभागों, क्योंकि कल्चरल डिपार्टमेंट में भी अनेक विभाग थे, तो वहां अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी की जो सेक्रेटरी थी उनके पास वो फाइल पहुंची। वह तुरंत दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंच गया। उसने इंटरव्यू लेते हुए उससे पूछा, दबे हुए आदमी से, तुम कवि हो? उसने कहा, जी हाँ। उसने पूछा, किस उपनाम से शोभित हो, यानी किस नाम से तुम ये लिखते हो अपनी रचनाएं? उसने कहा, ओस। यह सुनते ही ओस, सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ था? क्योंकि उस कवि की अभी कुछ समय पहले ही ओस जो थी गद्य संग्रह, उसका जो लेख था, लेखों का जो संग्रह था वो प्रकाशित हुआ था। तो वो याद आते ही वो सेक्रेटरी जो था एकदम से आश्चर्य से चीख पड़ा।
दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया, यानी उसने सिर हिलाते हुए जवाब दिया कि हाँ मैं वही हूँ। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। आश्चर्य है, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक हमारा अकादमी का यानी हमारे अकादमी का मेंबर नहीं है। उफ, उसे बड़ा अफसोस हुआ। कैसी भूल हो गई हमसे, इतना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है, यानी कैसी गुमनामी में रह रहा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ, कृपया मुझे यहाँ से निकालिए, दबे हुए व्यक्ति ने मिन्नत करते हुए, एक प्रकार से विनती करते हुए उससे कहा। अभी बंदोबस्त करता हूँ, यानी अभी इंतजाम करता हूँ। और सेक्रेटरी जो था, वो साहित्य अकादमी का जो सेक्रेटरी था, एकदम फौरन बोला। उसने अपने विभाग में रिपोर्ट दी। दूसरे दिन सेक्रेटरी आए और उस आदमी से बोले, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपने केंद्रीय शाखा यानी मेन ब्रांच जो है उसका मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र, यानी उन्होंने उसको एक पत्र दिया। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए व्यक्ति ने कराहते हुए, क्योंकि उसे जाहिर सी बात है भारी पेड़ उसके पीछे ऊपर गिरा पड़ा था और उसके वजह से उसको बहुत दर्द महसूस हो रहा था। उसने कराते हुए कहा, ये हम नहीं कर सकते। सेक्रेटरी ने कहा, जो हम कर सकते थे हमने कर दिया। और वो क्या कर सकते थे कि मेंबर बना सकते थे अपने अकादमी का, जो उन्होंने बना दिया। और यदि तुम मर जाओ, साथ ही सेक्रेटरी ने कहा, और यदि तुम मर जाओ तो तुम्हारे घर वालों को भी वजीफा दे सकते हैं। वजीफा होता है जो भरण पोषण के लिए धनराशि दी जाती है। मैं अभी जीवित हूँ, कवि बोला, मुझे जिंदा रखो। सेक्रेटरी बोला, मुसीबत यह है कि हमारा विभाग सिर्फ कल्चरल से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला है, कलम दवात से नहीं, आरी और कुल्हाड़ी से संबंधित है ये। इसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अर्जेंट लिखकर भेज दिया है। शाम को माली आकर दबे हुए आदमी शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी इस पेड़ को काट देंगे और फिर तुम्हारी जान बच जाएगी। अब दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था। कई दिन बीत चुके थे, इतने दिनों से वो दबा पड़ा था, अब उसकी जो स्वास्थ्य था वो भी बिगड़ने लगा था, तबीयत बिगड़ने लगी थी। कल तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना था। उसे ये पता था कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आएंगे तो वो पेड़ को काट कर उसे नीचे से निकाल देंगे, इसलिए वो प्रयास कर रहा था कि कल तक तो उसे जीवित रहना ही है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी और कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। क्यों रोका गया? मालूम करने पर ये पता चला कि विदेश विभाग से ये हुक्म आया था कि पेड़ को ना काटा जाए। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया कि आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल को प्रधानमंत्री के सामने पेश करेगा और जो वो फैसला देंगे वही हम सबको स्वीकार करना होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास पहुंचा और खुशी से चिल्लाया, सुनते हो, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा तुम्हें हासिल हो जाएगा। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई, यानी आज तुम्हारी फाइल पूरी हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था, उसके आंखों की पुतलियां निर्जीव थी, यानी एक जगह स्थिर हो गई थी, और चींटियों की एक लंबी पांत मतलब पंक्ति उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल पूर्ण हो गई थी, यानी फाइल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते पहुंचते इतना समय, इतने दिन बीत चुके थे कि वह दबा हुआ व्यक्ति जो था उसकी अपनी जीवन की फाइल भी पूरी हो चुकी थी, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो यहाँ पर कृष्णचंद्र जी जो हैं लेखक इसके, उन्होंने इस पाठ के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से सरकारी विभागों पर एक करारा व्यंग
किया है, एक करारी चोट की है, ये बताने के लिए, ये दर्शाने के लिए कि किस प्रकार से एक छोटे से कार्य को एक विभाग से दूसरे विभाग पर टाला जाता है, लापरवाही बरती जाती है, उसको एक प्रकार से सजगता से उस कार्य को करने का प्रयास नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से जो काम कुछ समय में हो सकता था उसको करने में इतना लंबा समय व्यतीत कर दिया जाता है। बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी। थैंक यू चिल्ड्रन।